कमर सीमा। और दोस्तों, अभी आपको पता है कि 2022 का बिल्कुल स्टार्ट है और सारी दुनिया नई साल का रिजॉल्व और नए साल की डिटर्मिनेशन एस्टैब्लिश कर रही है कि अगले हमने साल कैसा गुजारने हैं। और मैं आज साजिद तारड़ साहब, आपको पता है, हमारे साथ अक्सर बैठते हैं और बड़ा एक प्रोग्रेसिव एनालिसिस देते हैं। आज इनसे बात करना चाहता हूं कि 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, इमरान खान क्या करेंगे, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात क्या होंगे, यूथ क्या करेगी, मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से बात करेंगे। तारड़ साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच हीमा साहब। थैंक यू सर। तारड़ साहब, ये बताइएगा कि सर, पहले तो अगर एक जनरल सवाल करूं कि आप 2022 को अंडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे देखते हैं, पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन होगी, किस सिमत में हम चल रहे हैं, एक ओवरऑल जनरल पिक्चर आपके सामने में माजी के इमरान खान के 3.5 साल को देखते हुए आइंदा साल 1.5 साल आप किस तरह देख रहे हैं, और खासकर पर्टिकुलरली 2022? देखिए, आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया चीमा साहब जो कि जिसको कहा जाए कि $1 बिलियन क्वेश्चन। नो, इस वक्त एक तो मैं थोड़ा सा इमरान खान साहब पे आता हूँ बाद में। थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, और सबसे बड़ी चीज क्या थी। इस साल जो दुनिया में एक कोविड 19 आया, उससे एक दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था। देखिए, आज अगर कोविड ना होता तो अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने होना था, इसमें कोई टकी छुपी बात नहीं। आप देखेंगे कि कोविड 19 की वजह से, क्योंकि इकानमियां हिल गई हैं और इनकी वजह से कई लोग घिरेंगे, कई लोग नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे। एक दुनिया में सप्लाई चेन जब टूटी और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ, और आज उसका इम्पैक्ट इमरान खान पर भी है। अब उस पे क्या है कि एक तो सप्लाई चेन की वजह से महंगाई है कि ये तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल फिनोमिना, लेकिन साथ जब उसमें तड़का लगता है करप्शन का, तो वो डबल हो जाती है। तो खान साहब क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा थे, तब्दीली का नारा लगाया उन्होंने, यूथ के लोग जो अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे लोग थे उनके पीछे लगे, और साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी समझा कि शायद दो पार्टियां पहले जो हैं वो लोग उनसे बेजार हैं, तीसरी पार्टी को आगे लाए। एक सिस्टम क्रिएट किया गया, लेकिन उसमें हुआ ये कि खान साहब ने सबसे बड़ा धचका उसको दिया लफ्ज इलेक्टेबल इस्तेमाल करके। उन्होंने वही टूटे फूटे लोग दूसरी पार्टियों से लेकर आए जो वहां भी करप्शन के एक्सपर्ट थे, वो वापस इनकी टेबल पर आके बैठ गए। तो खान साहब उसके बाद जो मैंडेट था अपना उनका एक रिफॉर्म का और अकाउंटेबिलिटी का, वो दोनों डिलीवर नहीं कर पाए। अब उसके बाद तीसरी कुछ चीजें उनमें खान साहब में एक डिप्लोमेट, एक पॉलिटिशियन वाली उनमें उनमें पर्सनैलिटी उनकी नहीं है। वो वाकई उनकी एक कप्तान वाली पर्सनैलिटी है। देखिए, सियासत में क्या होता है, सियासत एक चीज का नाम है। यहाँ पे अमेरिका में मुझे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो मुझे एक सियासतदान ने एक दफा कहा, जो कि बड़ा सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ मेकिंग फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स। हमेशा यू हैव टू बी अ वर्केबल पर्सन, यू हैव टू बी एबल टू गिव एंड टेक। खान साहब के बारे में, अपोजिशन में उन्होंने इजलास में नहीं जाना अगर शहबाज शरीफ साहब बैठे हो, अगर वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बात कर लेंगे लेकिन अपोजिशन से बात नहीं करेंगे। एक इस तरह के गलत स्टैंड लेके उन्होंने अभी तक, और बार बार नारा लगाना लोगों के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ लोगों को बार नारा लगाते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को एनआरओ दिया। उन्होंने कहा जी मैं करप्ट लोगों को पकड़ के तो मैं घसीटूंगा, जरदारी साहब को एनआरओ दे दिया। उन्होंने बड़े मजे के साथ सिंध में अपने सारा अपना वो लूट मार का बाजार सारा गर्म। तो अब मुस्तकबिल की बात करते हैं। खान साहब का मुस्तकबिल एक वही मुस्तकबिल होगा जो एक सियासतदान जो एक मैंडेट डिलीवर नहीं कर पाता, या एक ऐसा कप्तान जो अपना मैच हार चुका होता है, उसका मुस्तकबिल क्या होता है। उसका मुस्तकबिल मैं बता देता हूं क्या होता है। ये बाहर निकल के नारे लगाएंगे खान साहब के, जी मुझे डिलीवर नहीं करने दिया गया, मैं एक मुझे लाने वाले जो थे वो मुझे उन्होंने इख्तियार नहीं दिया, ये बार नारा ये लगाएंगे। उसके बाद इनके ऊपर मुकदमे चलेंगे करप्शन के, ये उनकी सफाइयां पेश करेंगे। और सबसे बड़ा ये होगा कि इनकी जो इन्होंने बाहर से अपने दोस्तों को जो ओबलाइज किया था, कैबिनेट में लेकर आए थे, लंदन वाले लंदन चले जाएंगे, अमेरिका वाले अमेरिका आ जाएंगे। तो खान साहब भी लंदन और पाकिस्तान में दरमियान में रहेंगे, लेकिन ये कि वही करप्शन की स्टोरियां होंगी और वही इनके आगे से जवाब होंगे कि मेरा इख्तियार ही नहीं था, मुझे करने कुछ नहीं दिया गया, मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मुझे फलां अच्छा नहीं मिला, मुझे जलील किया गया। तो वो ये बिल्कुल वही एक जो पहले एक हारा हुआ कप्तान, एक ऐसा हारा हुआ सियासतदान
जिसको जो अपना मैंडेट डिलीवर ना कर पा रहा हो, लोग उससे बेजार हो, ये जाया करेंगे, आधे लोग नारा मारे करेंगे इमरान इमरान, कुछ वहां पे टमाटर मारेंगे, इस तरह का मुस्तकबिल है मिला जुला। लेकिन ये कि खान साहब जो है, खान साहब बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए पूरे तरीके से। मैं एक रीसेंट मिसाल देना चाहूंगा, इलेक्शन हारे ये अपना केपीके में, लेकिन अपनी पूरी पार्टी की तब्दीली कर दी पूरे पाकिस्तान में। और इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट जिसका एक माइंड सेट है, उसको अपना पंजाब का इंचार्ज बना दिया पीटीआई का। मेरा मसला इनकी परफॉर्मेंस देखे चले, जिस तरीके से पहले हमारे इन्होंने चीफ मिनिस्टर पिक किए, जिस तरह आजाद कश्मीर का सदर पिक किया, इसी तरीके से अब इसको पीटीआई को भी दोबारा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अब जबान जदे आम पर इस वक्त स्टोरियां हैं करप्शन की है, मिसमैनेजमेंट की है, और बुरी गवर्नेंस की है इस वक्त। क्योंकि और इन हालात में जो मैंने आपको बताया, इन हालात में जब ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाता है हमारा चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो वो फिर हर थाने में सर्दे की देगे पकती है। तो इस वक्त थाने वाले भी लूटमार, ब्यूरोक्रेट भी लूटमार। इस वक्त यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी तक खबरें आ रही हैं कि अपॉइंटमेंटें कितने कितने करोड़ की हो रही हैं, जिले किस तरह बिक रहे हैं, ये डीसी तक खबरें मौजूद हैं। वो कहते हैं जाने ना जाने, इस्लामाबाद ही ना जाने, पाकिस्तान तो सारा जाने। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाने ना जाने, इस्लामाबाद ही ना जाने। तो तारड़ साहब, ये जो पिक्चर है, जारी बात है आप समझ रहे हैं कि एक डिफीटेड माइंडसेट एंड एक डिफीटेड प्राइम मिनिस्टर होंगे ये। तो सर ये बताएंगे कि आप इसका मतलब यह है कि फिर ये क्या एस्टैब्लिशमेंट को कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, या अपोजिशन जमातों को बुरा भला कहेंगे कि इन्होंने कर्जे बड़े ले लिए तो मैं डिलीवर नहीं कर सका? ये इल्जाम किस पे लगाएंगे कि मैं क्यों डिलीवर नहीं कर सका? अपने लोगों पे इल्जाम लगाएंगे या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाएंगे? बल्कि आज की मैं आपको बात बता दूं, वो उन्होंने नया ट्रेंड पकड़ लिया है, और वो ट्रेंड उन्होंने ये पकड़ा है, उन्होंने कहा है जी कि आप ऐसे करें कि जो बैंकों में जो हमारे लोग बैठते हैं ना, वो शलवारें कमीजें पहना करें, पैंटें शर्टें उतारें। पैंटें शर्टें जो लोगों ने पहनी होती हैं, तो जो बाहर से लोग जाते हैं वो देख के घबरा जाते हैं कि ये तो कोई बाबू हैं। तो शलवारें कमीजें पहने और लोगों को वेलकम करें और उन्हें उर्दू बोला करें। तो अब ये वो जो तालिबान थे ना तारड़ साहब, तालिबान का ये था कि उन्होंने एक काउंटर कल्चर मूवमेंट शुरू की अमेरिका के खिलाफ। ये बेसिकली अब कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों की मैं अटेंशन डिवर्ट करूं बैड गवर्नेंस से, इन चीजों से हटाऊं मैं, और मैं कहूं नहीं देखो शलवार कमीज ना पाओ, या नहीं पिशावरी चप्पल पाओ, या इस्लामोफोबिया की बात करो, तो दुनिया मेरी इकोनॉमी और बैड गवर्नेंस भूल जाए। तो ये इस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं क्या? ये आपको मैं साथ ये चीमा साहब याद कराना चाहूंगा कि खान साहब ने सबसे पहले आके भैंसे बेची थी चीफ मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और दुनिया को मशवरा दिया था मुर्गियां और भैंसे पाले, कटे पालो। उसके बाद इन्होंने मशवरा दिया भांग को आए वहां पे, शायद इसकी वजह से हम अमीर हो जाएंगे। तो ये एक मेरा एक मजाक बन चुका है इस वक्त। तो फिर अब वो शलवारों कमीजों से ज़ियाउल हक ने क्या क्या किया था, मुझे पाकिस्तान के, हाँ अगर मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बात करूं, उसमें तशवीश जरूर है। जेयूआई का जीतना और तरीके लबैक पाकिस्तान की सीटों की एडजस्टमेंट, और खान साहब जो हमेशा नारा लगाते थे कि मैं वेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं, जब वो भी माइंड अपना कर गए हैं, और ये जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, अगर ये हालात है, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा आपका मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो कह रहे हैं कि वी आर बिकमिंग नेक्स्ट यूरोप, और आप क्या अगला सोमालिया बनना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनना चाहते हैं? ये फैसला पाकिस्तानियों को करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी डायरेक्शंस क्या हैं। सऊदी अरेबिया, आपके हरमैन शरमैन वो कर रहे हैं, खुले कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मूवी थिएटर चला रहे हैं, और वो इस वक्त गर्दिश कर रही है अपना मोहम्मद बिन सलमान की वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल बीट यूरोप इवन देन। सो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और आप गारों की तरफ आपने सफर शुरू कर दिया जेयूआई को लेकर, साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान को। तो ये सोचना पड़ेगा कि आप कहां जाएंगे। अगले दिन जो आपने सियालकोट में किया है एक इंसान को, मैं समझता हूं इस तरह जानवर भी एक दूसरे के साथ नहीं करते, नाउज़ुबिल्ला, कि एक जिंदा इंसान को जला के सेल्फियां बनाई गई, और उनकी सजा का कोई सजा जजा तो है नहीं ना पाकिस्तान में, कि किसी को दहशतगर्दी के मामले में अगर किसी को मारना हो तो हफ्ते वाले दिन भी अदालतें खोल लेते हैं, लेकिन ना करना हो तो रेमंड डेविस जेल के अंदर से अप्लाई कर जाता है। मेरा मकसद ये, तो फिर हजरत उमर की मिसालें रियासत मदीना तो आप एक मजाक बन चुका है ना। आपके पास यू आर डायरेक्शन लेस राइट नाउ,
और इन चीजों से खौफ करना चाहिए, डरना चाहिए। जेयूआई का जीतना, टीएलपी के साथ पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट, ये एक खौफनाक ख्वाब की तरह सामने खड़ा है हर पाकिस्तानी के। और अगर यहां से आपने आपने आपके फैसला करने वालों ने सही तरीके से ना सोचा, तो आप गारों की तरफ जा रहे हैं, आप सोमालिया की तरफ जा रहे हैं। अब मुल्क खत्म नहीं होते। मैंने एक दफा किसी से बड़ी डिबेट की थी, उसने कहा था जी सोमालिया भी तो अभी खड़ा है। मैंने कहा मुल्क खत्म नहीं होते, लेकिन हर जिले के अंदर एक वारलॉर्ड बैठ जाता है, अपना टैक्सेशन सिस्टम बना लेता है, वो ये हो जाता है। और अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ ये हो कि हर 10 मील के बाद एक बदमाश बैठ के सड़कों से टैक्स ले रहा हो, आपकी तलाशियां ले रहा हो, घड़ियां उतार रहा हो। तो ये आप बचे इन चीजों से, खुदा रहा। मैं समझता हूँ कि आपके इस वक्त जो फैसला करने वाले हैं वो बड़े लिमिटेड से लोग हैं। उनको देखना चाहिए कि वेयर वी आर हेडिंग, हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त। और दुनिया आपको देख रही है, बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जेयूआई जीती, आपका क्या ख्याल है, आपकी अमेरिकन एम्बेसी या ब्रिटेन एम्बेसी या दूसरी जो बैठी हैं वो वहां पे वो पकौड़े खाने आए, वो देख रहे हैं आपके अंदर क्या हो रहा है। इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं आपका जनरल मैसेज का माइंडसेट क्या है। सियालकोट में आपने जिस तरह जिंदा इंसान को जलाया, आपका क्या ख्याल है, उसकी वीडियोस बाहर नहीं चली है, दुनिया देख रही है आपको, दे स्टडिंग यू, दे वाचिंग इट। आपका क्या ख्याल है, आपके साथ ट्रेड करें, क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे ट्रेड के बगैर, आप आइसोलेशन में जाके आप किधर जाएंगे। आपने ओआईसी का इजलास बुलाया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है, बताया ना, कितने डॉलर आपने लिए। आपने वहां पे अफगानिस्तान के बारे में कितने कितने कंट्रीज ने, मुसलमान मुल्कों ने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया है, तस्लीम कर लिया, एक ने भी नहीं किया। तो ओआईसी या सारा कुछ, ये आपको सोचना चाहिए कि अब आप दुनिया आप पे इत्मीनान नहीं करती। आपने वो, अब मैं जाती मैं सोच रहा था आज जब आपका आपसे आपके प्रोग्राम में आने से पहले, कि अब आपके जो डिसीजन मेकर हैं उनको सोचना चाहिए कि वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब दोबारा अफगानिस्तान वाली बात नहीं बननी। जब रशिया आया था तो कंटेनरों में डॉलर अब नहीं आएंगे भाई। अब जो टूटा फूटा है उस पर गुजारा करो, इतनी करप्शन करो कि आपके बच्चे भी लंदन में पढ़ते रहे, लेकिन यहां भी गरीब का बच्चा मरे ना सड़क पे आके। इतना सांस लेने दें पाकिस्तान को कि आप भी करें कुछ। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि आपके इस वक्त पाकिस्तान के बोन मैरों में घुस चुकी करप्शन, वो निकलना आसान नहीं है। अब मैं अगले दिन छोटी सी देख रहा था बात एक करने में, एक प्रोग्राम पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर ARY पे सरेआम उन्होंने प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा जी देखें, जब आपकी महंगाई बढ़ती है, बाहर दुकानदार तो चीजें बढ़ा देते हैं, तो जो क्लर्क बादशाह बैठे हैं या पुलिस वाले बैठे हैं, उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही। उन्होंने घर का खर्चा किस तरह चलाना है, उन्होंने रिश्वत लेनी है। उस बंदे ने बात बिल्कुल सही पुलिस वाले ने की, उसने कहा जी मैं रिश्वत लेता भी हूँ, रिश्वत देता भी हूँ, हर जगह पे। मैं जब निकलता हूँ बाहर, पटवारी को भी पैसे देता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ हर एक को पैसे देता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ तो रिश्वत देता हूँ। ये बाजार तो बंद नहीं होगा, मैं मान ली बात में। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी एस्टेब्लिशमेंट से कि यार तुसी लंदन में आप डाके ना मारो, तो ना, वो तो रुकेगा नहीं, लेकिन यार कुछ कम कर लो। जिस तरीके से आपके पास कंटेनरों में पैसे आते थे अमेरिका से 1979 में 80s में, वो अब नहीं आने वाले, क्योंकि आपने इतना पैसा बनाया है, इतना पैसा बनाया कि झूठ, जितना झूठ बोले वो कम है। आपने इतने इतने बड़े प्लाजे, मैं प्लाजे एक दफा दुबई गया, मुझे एक मेरा दोस्त था दुबई में, वो मुझे स्पेशल लेके गया, उसने वो बिल्डिंगें दिखाई हैं जो आपके पाकिस्तानी सियासतदानों, मुझे फ्लोर गिनती में नहीं आ रहे थे उनके इतने इतने बड़े फ्लोर। 300 प्रॉपर्टी लंदन में आपके सियासतदानों की। आप क्या क्या ख्याल, आप वो रुपयों से बनी, इम्पॉसिबल, वो डॉलरों से बनी है, पाउंडों से बनी है वो प्रॉपर्टी। तो वो अब वो दोबारा दौर नहीं आएगा, खुदा रहा। अब रिश्वत का रेट थोड़ा कम कर लो, अपनी करप्शन थोड़ी सी कम कर लो, वरना पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है, आपके क्राइसिस इस वक्त आपकी सिक्योरिटी का आपका थ्रेट बन चुके हैं। आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, बल्कि आपके मखसूस अदारे को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो खुदा रहा कुछ सोचे। मेरा मकसद है कि आप करें जो करना, लेकिन थोड़ा सा सांस लेने दें, मुल्क सर्वाइव तो करे, इस दौर से तो निकले आप। बिल्कुल ताहिर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो आपने बात की है ना पुलिस वाली, वो पुलिस वाले ने कहा मैं पैसे लेता भी देता भी, वो इसी तरह होता है। वो जो थाने में मुहर्रर होता है वो पुलिस वालों से पैसे ले रहा होता है कि मेरी इधर ड्यूटी लगा दो, और दूसरी, और बाहर जो जाते हैं वो बाहर से पैसे लेके आते हैं। बट एनी हो सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल करना है। आपके भी बच्चे हैं जो जवान हैं, आपके बच्चे नौकरियों की तलाश में होंगे या कारोबार की तरह। पाकिस्तान की यूथ को आप कैसे देखते हैं जब आप अमेरिका की यूथ को देखते हैं, और खास करके जो पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ जो है, जिसका अब जारी बात है आपसे कि एक्टिव इंटरेक्शन भी होगा, उसको आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तान की यूथ जिसने इमरान खान पे एतबार कर लिया, अब वो मौलाना फजलुर रहमान पे एतबार कर रही है।
नहीं उनको ये जरा बताइएगा कि यूथ की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है या यूथ के साथ क्या हो सकता है आइंदा? जी मैं सब सूबा सरहद में केपे में लोगों ने जेयूआई को वोट नहीं दिया, उन्होंने एक पीटीआई के मुखालिफ ग्रुप को वोट दिया। उनके पास और कुछ चॉइस होता शायद उसको दे देते, लेकिन पीटीआई को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना जेयूआई ने बनाया सूबा सरहद। और दूसरा, सूबा सरहद के लोगों का थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेड उनकी लाइफस्टाइल है, इसलिए शायद वो, आपको पता है कि जो फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उनकी पार्टी उधर ही सिर्फ सर्वाइव करती है, दूसरे सूबों में तो उनकी नुमाइंदगी कोई, वहां या बलोचिस्तान में दूसरे सूबों में जो थोड़े ओपन माइंडेड हमारे सूबे, वहां पे तो उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। अब उस पे उनका आना, मैं समझता हूँ अभी अभी तक मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि दिस इज एंड ऑफ एवरीथिंग। अभी पंजाब मौजूद है, लेकिन पंजाब में भी रगड़ा खाएगी पीटीआई बड़े बुरे तरीके से, क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस। यूथ के बारे में मैं सोच रहा था, यूथ के इस्लाम में कहते हैं मायूसी गुनाह है। मैं यूथ को ये नहीं कहूंगा मायूस हो जाए आप, लेकिन आपने तब्दीली के लिए आए, तब्दीली के ख्वाब देखे, मैंने भी देखे, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आपने अब तब्दीली पाकिस्तान की खुद लानी है, आपको तब्दीली कोई आपका लीडर नहीं दे सकता। और वो तब्दीली किस तरह आ सकती है? आपने मेरे बच्चों के बारे में बात की, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करता हूँ कि फ्यूचर है स्टेम सब्जेक्ट्स का। अब आपने अगर एमए हिस्ट्री करना है, एमए इंग्लिश करना है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। इस वक्त आईटी का फ्यूचर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मेरी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अमेज़न को देखें, वहां पे ट्रेडिंग किस तरह हो रही है, आईटी के कोर्सेज लें आप, और अपना मुस्तकबिल खुद चुने, अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करें। ये जो करप्ट लोग हैं, ये 2 नंबर लोग जितने हैं, जो आपके 5-5 करोड़ की आपके लैंड क्रूजर पे V8 पे आते हैं, 10-10 क्लाशनकोव वाले, इनसे जान खुद छुड़ाएं। अगर देखें इंडिया में भी करप्शन इसी तरह है, इसमें कोई शक नहीं है, वहां भी सियासतदान खा रहे हैं, लुट पा रहे हैं, लेकिन वहां पे देखें पढ़े लिखे बच्चों ने अपने आईटी को, अब खुद तालीम को, अपना सर्वाइवल खुद ढूंढा है। तो आप एक ऐसे डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, यहां से आगे सिर्फ आपको स्टेम सब्जेक्ट ही बचा सकते हैं, वरना ये या ना एस्टेब्लिशमेंट बचा सकती है आप, और ना सियासतदान बचा सकते हैं, और ना कोई भी ख्वाब दिखाने वाला। और जो आपको ये जिन्होंने 72 फिरकों में आपको डिवाइड कर रखा है, वो तो बिल्कुल नहीं आपको बचा सकते। देखिए जमात इस्लामी, मैं जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मैंने बड़े करीब से इनको स्टडी किया, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, कोई शक नहीं है, लेकिन लोग वोट नहीं देंगे। वो खुद सियासत में, मेरे ख्याल में कुछ नहीं, सियासत छोड़ दें, क्योंकि वो आज तक ना वो लोगों का वोट हासिल कर सके, ना लोगों का एतमाद हासिल कर सके। लेकिन बच्चों को चाहिए कि इन करप्ट लोगों का पीछा छोड़ के, खुदा ना, मैं ये कहूंगा, ये नहीं, पहले कोशिश करें स्कूलों में जाए। अगर आपको स्कूल पसंद नहीं है, अब मैं चीमा साहब थोड़ा सा माइंड चेंज किया है, तालीम सिर्फ डिग्री तालीम नहीं है, आप टेक्निकल एजुकेशन सीखें, चाहे कंप्यूटर की सीख लें, चाहे किसी गाड़ियों की सीख लें, चाहे आप वेल्डिंग सीख लें, चाहे आप सिविल टेक्नोलॉजी का कुछ सीख लें, कोर्सेज कर लें, लेकिन स्टेम सब्जेक्ट्स की तरफ जाए, अपना मुस्तकबिल खुद कंट्रोल करें, इन दरिंदों के हाथों से निकले आप, ये इसके बगैर गुजारा नहीं। मेरे बच्चे, मैं खुद अमेरिका में उनको यही बार बार कहता हूँ कि स्टेम सब्जेक्ट, इसके अलावा आपका गुजारा नहीं है अमेरिका में। बल्कि एक ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, कई स्टेटों में, कई यूनिवर्सिटियों ने इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दिया है, या उनकी ट्यूशन फीस ज्यादा कर दी दूसरे सब्जेक्ट से, ताकि लोग डिस्करेज हो, इस साइड पे ना जाए, क्योंकि इनका आगे मुस्तकबिल कोई नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने तब्दीली का ख्वाब देखा था, खान साहब ने आपको दिखाया लेफ्ट का, दिखाई खब्बी मारी सज्जी, अब आप इस तरह करें कि इज्तनाब करें लुटेरों से। जिस तरीके से देखें जुनैद सफदर साहब की शादी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई है, अब वो भी चीफ मिनिस्टर की लाइन में लग चुके हैं। तो ये आपका मुस्तकबिल इनके हाथों में नहीं है, आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में होना चाहिए, और स्टेम सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, आपने हाई स्कूल फेल किया है, आप एफए में फेल हो गए हैं, आप कोर्सेज करें, निकल जाएं, बाहर निकल जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में, लेकिन टूल लेकर साथ जाएं, तालीम लेकर जाएं, और लीगल तरीके से जाएं। लेकिन स्टेम सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आपने एफएससी टॉप नंबरों में करके आपने यूनिवर्सिटी से जा कुछ सीखना है, अमेज़न पे कुछ बेचने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया यूथ के वाले से, और खास करके जो यूथ हमें ज्यादा देखते हैं, तो उनके लिए एक पैगाम भी हो गया। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक लॉबी और एक सहाफियों की लॉबी है, एनालिस्ट की लॉबी है,
जो खासकर ये दोबारा तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये सेटअप ही दोबारा, इमरान खान का सेटअप ही दोबारा 2023 में दोबारा आएगा, यानी कि इमरान खान ही दोबारा जीतेंगे। अच्छा, एक चीज है कि जब भी कोई हुकूमत इतना बुरा परफॉर्म करे, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली इंटॉलरेंट और अपोजिशन से बात ना करना, तो कभी किसी ने टीवी पर बैठ के ये नहीं कहा था जो आज कहा जा रहा है। तो ये क्या वजह है कि जरदारी और नवाज शरीफ के बारे तो कभी नहीं कहा जा रहा था कि ये दोबारा आएंगे, हालांकि वो दौर भी अच्छे थे, लेकिन आज ये कहा जा रहा है ये दोबारा आएंगे। आपको इस माइंडसेट के पीछे कौन सा सोच या क्या नजर आ रहा है कि क्यों इमरान खान, जो कि डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, उनके बारे में टीवी पे बातें हो रही है कि नहीं दोबारा ये इलेक्ट होंगे? देखिए, वो हमारे आपको पता है, तो सहाफी कुछ ऐसे भी हैं जो हर पार्टी के साथ उनके अपने अपने एफिलिएशंस होती हैं, जाहिर उन्होंने उन्हीं के गीत गाने होते हैं। लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ये है सबसे बड़ा कि खास साहब ने किस परफॉर्मेंस की बेस पे आगे लोगों से वोट जीतेंगे। मेरा मतलब हाथ धांधली के जरिए तो हो सकता है, जिस तरह से ईवीएम उन्होंने बना लिए इस्लामाबाद में, जिस बटन दबाए तो जीत गए, वो तो अलग बात है, वरना तो वोटिंग के जरिए तो पॉसिबल नहीं है, चाहे जितनी भी धांधली कर ले। देखिए ना, इस वक्त मैं कहता हूँ धांधली जिस पूरे तरीके से कोशिश की है सुबह रात में करने की केपीके में, उसकी मिसालें मौजूद है। सिक्योरिटी का पहले इलेक्शन के लोग हुआ होते थे, इस दफा उनकी सिक्योरिटी भी हुआ होगी, रांचल तक चले वहां पे जो वीडियो बनी है सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे तरीके से लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, तो किस तरीके से वो किस परफॉर्मेंस की बेस पे आएंगे। लेकिन देखिए, अब जिस तरह खासा पहले आ गए थे, क्या पता अल्लाह ताला को यही मंजूर हो, फिर क्या जिस तरह कहते हैं ना कि हो सकता है कोई अमलियात करा रहे हैं, इस्तिखारा आ जाए इस तरह का, तो अलग बात है, वरना नजर तो नहीं आता आगे गर्म हवाएं हर साइड से आ रही है। और मीडिया के हवाले से खासा मीडिया के कंधों पर बैठ के आए थे, खासा वाज द स्वीट हार्ट ऑफ द मीडिया, जो लोग उनके साथ थे, और शाहिद साहब और दूसरे से क्या नाम उनके सारे छोड़ गए। इस वक्त कोई भी जो उनका सपोर्टर था, शाहिद भट्टी साहब और दूसरे सारे जो बड़े खास तारीफ करते थे, आज कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि परफॉर्मेंस ही कोई नहीं। वो किस बेस पे आएंगे? हाँ, मीडिया में जो मीडिया के बारे में बात करूंगा, जिस तरह से मीडिया अथॉरिटी बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को पिनलाइज करने की कोशिश की, उसके रिएक्शन में क्या हुआ कि सोशल मीडिया ज्यादा तरक्की कर गया। उसकी वजह यह है कि आपके टीवी मालिकान जो है, उन्होंने इसको बिजनेस आइडिया लेकर चलते हैं, उनकी पॉलिसी होती है कि इसके खिलाफ बोलना है, इसके खिलाफ नहीं बोलना। उसकी वजह से आप देख लें, हर एंकर का अपना मीडिया टॉक शो है यूट्यूब के ऊपर, और मुस्तकबिल भी यही है इस चीज का, मीडिया का, ताकि लोग जाके खुल के अपनी राय का इजहार कर सके। और मैं यही देख रहा हूँ पाकिस्तान में कि सोशल मीडिया तरक्की करेगा और दूसरी साइड पे जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा था कि पीटीवी को बीबीसी बना देंगे, वो बीबीसी ना बन सकेगा। वो अगले जो आएंगे वो भी उसी को अपना टूल इस्तेमाल करेंगे, मिनिस्टरों की सिर्फ वीडियो चलेगी उनके ऊपर, और सब अच्छे की रिपोर्ट आएगी। पीटीवी को आजकल तो देखता कोई पीटीवी को जाता ही कोई, क्योंकि लोगों को पता है वहां पे सिर्फ मित्राना बज रहा और कुछ भी नहीं चल रहा वहां पे। बिल्कुल सही है सर। बस ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के टेन्योर में आप कुछ देखते हैं कि इस 1.5 साल में आइंदा तो पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, ये या कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये है कि ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, मानते हम नहीं हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ जीरो कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, चीन लहदा सी पैक पे नाराज हुआ है। तो आप ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब, उधर से बाइडेन साहब की अभी तक कॉल कोई नहीं आई, बल्कि वो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो यूएस एम्बेसडर सेनेट में आए, उन्होंने अगले दिन अपनी वो पब्लिक हियरिंग हुई है, उसमें सवाल किया है एक सेनेटर ने, वो सेनेटर कराची में पैदा हुए थे, और उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा, बल्कि आपके मैरीलैंड के सेनेटर, हाँ, वो मुझे अगले दिन किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी वो मैरीलैंड के सेनेटर, उन्होंने सवाल किया है कि पाइन ए दसो, जब आप एम्बेसडर जाओगे पाकिस्तान तो विल यू अरेंज अ कॉल बिटवीन बाइडेन एंड इमरान खान? तो ये बताएं कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि अब तो यूएस एम्बेसडर की जो नॉमिनेशन हुई उसके कांग्रेस जो है अप्रूवल देते ये सवाल कर रही है। तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब को आप किधर देख रहे हैं? देखिए, खान साहब इस वक्त खान साहब नहीं है, बल्कि खान साहब का तो टेन्योर अब देखें मेरे ख्याल में एक टांग उनकी बाहर है, एक टांग अंदर है, क्योंकि अब उनको
कोई देखिए आखिरी जो पीरियड होता है ना किसी रजीम का, उस पे लोग उनको तवज्जो नहीं देते। अब वो इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका फोकस इमरान रजीम पर नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि आगे फ्यूचर में, क्योंकि पॉपुलैरिटी खान साहब के अंदर कोई नहीं है। सूबा सरहद के इलेक्शन में उन्होंने देख लिया इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब वो इनकी कालों को ना करेंगे ना वो इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा दुनिया को बुखार चढ़ा वो इंडो पैसिफिक आपका इंडो चाइना है। उसकी वजह से आगे आपके रिलेशनशिप जो है आगे बनेंगे। जिस तरीके से इस वक्त टोटल जोर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का वो है आपका यूक्रेन पे और ताइवान पे, लेकिन साथ उनके पास सेटबैक है अफगानिस्तान का। उनके एलाइज उनको उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं ना देख रहे हैं। इन्होंने जो ये मसल फ्लेक्स किया डेमोक्रेटिक समिट करने का, उसमें भी उनके जो एलाइज हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो देख चाइना की तरफ रहे हैं। अमेरिका, अब मैं सिंपल अल्फाज में ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो अमेरिका को ये तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम चाइना से रिलेशनशिप खराब करें। ये इस वक्त इस वक्त पूरी दुनिया का जो ट्रेंड है वो ये है कि अमेरिकन वो एक तरफ वो अमेरिका की तरफ देखते हैं कि क्योंकि बिगेस्ट आर्मी है, बिगेस्ट इकोनॉमी है, साइंटिफिक चीजें हैं उनकी, लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका चाइना को भी नाराज नहीं करना चाहते। और दूसरा, इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल इस थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, और वहां पे सारे शार्ट्स जो हैं वो कमिंग फ्रॉम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम ओबामा, क्योंकि उनके इस वक्त जितने कैबिनेट है वो सारी ओबामा के एडवाइजर थे वो। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है प्रेडिक्टेबल है। इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को टोनी ब्लिंकन इज सो प्रेडिक्टेबल फॉर चाइना एंड रशिया। तो इस वक्त चाइना और रशिया दोनों के पास 3-3 साल मौजूद है। अमेरिकन हिस्ट्री में कभी भी जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है पहले साल उसकी अप्रूवल रेटिंग 30% नहीं होती। इस वक्त बाइडेन साहब इज द वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो आपका क्या ख्याल है, चाइना और रशिया इसको वॉच नहीं कर रहा? वो वॉच कर रहे हैं, और वो प्रेडिक्टेबल है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में आगे नहीं आ सकते। चाइना भी मर्जी करेगा, रशिया भी अपनी मर्जी करेगा। अब पाकिस्तान जो है उसका अलमिया क्या है? पाकिस्तान का अलमिया सिर्फ इस वक्त डॉलर है। पाकिस्तान का सिर्फ अलमिया इस वक्त आपकी इकॉनमी है। वो ना इंडिया उनके रडार पर है, ना कश्मीर उनके रडार पर है। अब अफगानिस्तान के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है ओआईसी के बाद। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि इंटरनेशनल, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और अब तो इंटरनेशनल बैंकों से कर्जे लेने शुरू कर दिए उन्होंने, लेकिन ये कर्जे पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पहले भी कभी नहीं पहुंचे। तो ये एक जो बकरा मंडी बनी है इस वक्त डॉलरों की, उसमें पाकिस्तान के आखिरी साल खान साहब उसी तरह गुजारेंगे। जो इनके टेबल के ऊपर कैबिनेट में जो लोग जिनको पता है कि हम वन वे टिकट है हमारे, वो अपने एसेट्स बनाएंगे। नैब इनके अपने कंट्रोल में है, और दूसरी कई चीजें हैं जो बिल्कुल गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन खान साहब के लिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के ना मूड में है ना सलाहियत में है। चाहे अगर देखें तो इंडिया की, फिर मैं बात ये नहीं करूंगा कि हम पाकिस्तान बैशिंग और एंटी पाकिस्तान, जरा थोड़ी सी उनकी देखें फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से उन्होंने आपके ओआईसी का भी गुब्बारा उन्होंने हवा निकाल दी, किस तरीके से उन्होंने क्वाड बना लिए, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, किस तरीके से फ्रांस रशिया से S-400 ले लिए, किस तरीके से राफेल ले लिए उन्होंने फ्रांस से, किस तरीके से, मेरा मकसद है मिडल ईस्ट पे उन्होंने मिडल ईस्ट का दुबई का चौथा दौरा। ये सारी चीजों को आपका कोई है या तो बताएं सिग्निफिकेंस आपने कुछ किया हो स्वाय ओआईसी के, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ओआईसी अच्छा था, मैं बड़ा होपफुल था उसमें कि देखें इन हालात में, आइसोलेशन में पाकिस्तान ने ओआईसी कर ली और वो भी आ गए। चाहे सऊदी अरबिया की भी मेहरबानी, क्योंकि इनिशिएटिव तो उनका था, उनकी भी मेहरबानी के चले उन्होंने इस्लामाबाद को पिक कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। और एक बात यह है खान साहब का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका और इनके रजीम का है कि एक बात कर लेते हैं लेकिन उसको आगे मेंटेन नहीं कर सकते, प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते। एक बात शुरू कर लेते हैं, उसकी डिलीवरी नहीं कर सकते। खान साहब एक दफा तो अमेरिका में आके कश्मीर के एम्बेसडर बन गए, उसके बाद वापस जाके मेरा मतलब डोनाल्ड ट्रंप, अब फिर अमेरिका के खिलाफ। मेरे आप मंथली वीकली बेस पे अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं, फॉरेन पॉलिसी। दुनिया को आपने लैक्सोप्रो पे और इस तरह की बीमारियों पे लगा दिया है। पूरा सारा दुनिया बीमार है, उनको नहीं पता कि आप किधर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी वाकई अगर सोचा जाएगा, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे को बंदा बताए कि हम किस कैंप में हैं। पाकिस्तान आप चाइना के साथ हैं तो आपका सी पैक बंद है, आप अमेरिका के साथ है, आप समिट में नहीं आए, लेकिन आप हैं किधर? मैं
मैं चीमा साहब खुद परेशान हूँ वॉशिंगटन डीसी में कि आपकी डायरेक्शन किस साइड में जा रही है, आप कहीं जाना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते ये भी नहीं पता। मैं कहता हूँ रशिया ही चले जाओ यार, कुछ तो करो यार, कुछ तो लेकिन ये कि आपका आपके लिए दुआएं खैर ही है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी और दूसरे ममालिक सारे कोई आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं बिल्कुल। इस वक्त हालात ये है कि अब लोग वेट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक वेट कर रहे हैं कि शायद कोई अगली रजीम आए, कोई और बंदा आए तो उसके साथ कोई तजर्बा नया करें। अब देखें क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं सुबह शाम इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ शेयर कर दूंगा कि अगले दिन वो पुतिन साहब ने कहा जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात की और बड़े उन्होंने दिल जीते मुसलमानों के पूरी दुनिया में, हम सबको बड़ा अच्छा लगा ये बात। लेकिन इसके अंदर एक कैच भी था और वो ये कैच था कि तारड़ साहब किसी मुस्लिम लीडर ने पुतिन की स्पीच की जो है वो तारीफ नहीं की स्वाय पाकिस्तान से। एक बात, दूसरा उसको पता था कि फ्रांस और यूरोप और अमेरिका क्योंकि इस मामले में इतना जरा वो है, तो उसने ये बयान किया ताकि मुसलमान दुनिया में मैं अपने आप को अपना दिल बनाऊं। पाकिस्तान में हमने पुतिन को उठा लिया, लेकिन इसमें यह भी देखना है कि दुनिया के और ममालिक भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई इंसल्ट करेगा तो ये फ्री स्पीच में नहीं आता। तो पुतिन साहब का शुक्रिया, लेकिन हमें उसके कैच से भी बचना है क्योंकि ये ना हो कि वो कल को वो बेसिकली उसको यह कि मैं दरार डालूं मगरब, यूरोप, अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के साथ। मुझे ये भी लगा था। नहीं चीमा साहब, हमें उसकी फिक्र नहीं है क्योंकि हमारे तो रिलेशनशिप डॉलर बेस है। हमें तो पैसे हमारा उसके साथ थोड़ी कहते हैं, हमें तो जहां से पैसे आएंगे हम उस साइड पे चल जाए। हमें आज रशिया पैसे देना शुरू कर दे हम उधर चले जाएं, फ्रांस देना शुरू कर दे तो हम फ्रांस के साथ है, चाइना दे चाइना के साथ है, अमेरिका दे अमेरिका के साथ। हमारी अभी तक तो पॉलिसी सिर्फ डॉलर बेस है ना, हमारी कोई पाकिस्तान बेस्ड पॉलिसी थोड़ी है। आप मैं इस पे डिबेट पूरी कर सकता हूँ, पूरी डिबेट कर सकता हूँ इस पे। आपकी फॉरेन पॉलिसी इज अ डॉलर बेस्ड पॉलिसी, बिल्कुल 100.10%। इसके मैं दलाइल के साथ, मैं आपको चीमा साहब पता है मैं लास्ट फूड 2 दफा गया हूं, मैं बगैर किसी रेफरेंस के बात नहीं करता। मैं प्रूव कर सकता हूं कि अभी तक आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है, जहां से पैसा आएगा वहां आप उस पर टिल्ट कर देंगे। आपके कोई कौमी मुफाद नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है आपका, सिर्फ आप जो आपको पैसे देगा आप उसके साथ। मैं आपको एक ना छोटा सा चुटकुला सुना दूं। कुछ सीनियर लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के, बाहर के ममालिक के भी लोग थे, तो सवाल ये उठा कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है ना अमेरिका के वाले से। और बड़े हाई लेवल का एक जगह थी जहां मैं बैठा हुआ था, बड़े सफारतकार सारे थे। उन्होंने कहा जी क्या पॉलिसी है? उन्होंने कहा पिछले 70-75 साल से एक ही पॉलिसी है। उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी फॉलो द मनी। 100%। तभी तो मैं हमेशा, अब मेरी दुआ में दुआ शामिल है कि या मेरे मालिक पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे जो लंदन बेस ना हो। उन्होंने कहा जी फॉलो द मनी। आज उन्होंने कहा जी 75 साल पहले भी थी, 40 साल पहले, और आज भी वही है, फॉलो द मनी। जहां से मनी आ रही है उसको फॉलो। चले सर, वेरी मच तारड़ साहब फॉर योर टाइम एंड सर फॉर अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।